हेलो एवरीवन। तो ये स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये टेस्ट नंबर हमारा 6 है और ये सामान्य अध्ययन में भूगोल का है। इसके 2 पेपर हैं। ये टेस्ट नंबर 6 में फर्स्ट पेपर है और टेस्ट नंबर 7 में सेकंड पेपर है। तो हमने सोचा कि ज्योग्राफी को भी रिवाइज कर लिया जाए अच्छे से, क्योंकि ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री इनका रोल ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो और सब्जेक्ट है उनका रोल नहीं रहता, उनका रहता है, बट उनका थोड़ा सा वेटेज कम रहता है ना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और मैंने मॉर्निंग में ही पेपर आपका अपलोड कर दिया है, टेस्ट सीरीज मतलब अपलोड कर दिया है, तो उसको पूरा आप अच्छे से देख लो। बहुत सारी पॉलिटी के उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए हैं, जो पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में वैसे ही क्वेश्चन खूब बनते हैं। आपको नहीं लगता है कि नई नई टेस्ट की वजह से बोले, तो आप पीवाईक्यू को देख लो, पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। फैक्ट बहुत पूछता है यूपीपीसीएस, यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछता है ना। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, टेस्ट पेपर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा सूची से स्टार्ट हो रहा है। सूची 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में जनजाति हैं, सूची सेकंड में क्षेत्र हैं उनके। ऑप्शन ए यूमा, केन्या, बी शान, पेरू, सी इंका, थाईलैंड, एंड डी कम्बा, मैक्सिको। तो जनजातियों के भी क्वेश्चन आते हैं। यूमा की बात करें तो ये आपका मैक्सिको और कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। कौन? यूमा। तो यूमा अगर आपकी बात करें तो कैलिफोर्निया और मैक्सिको में, क्योंकि कैलिफोर्निया नहीं है तो मैक्सिको हो जाएगा। शान की बात करें तो दक्षिणी चीन, म्यांमार और थाईलैंड में आपकी ये शान पाई जाती है। क्या? जनजाति। दक्षिणी चीन, थाईलैंड, म्यांमार में, ठीक है। इंका की बात करें तो इंका आपका दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश की जनजाति है, दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश की जनजाति। और कम्बा आपका हो गया मध्य कीनिया यानी कि केन्या, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, A4, ठीक है। सॉरी, हाँ, A4, B3, C2 एंड D1, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। डैश। ऑप्शन ए नॉर्वे, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड रूस एंड 4 कनाडा। कह रहे हैं उपर्युक्त को उनकी तट रेखा की लंबाई की घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। यानी कि जिसका तट कम होगा, जिसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा से घटते की तरफ। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले देशों का अगर घटता क्रम बात करें, कनाडा आपका हो जाएगा पहले नंबर पे, कनाडा आपका पहला हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है। कनाडा के बाद में बात करोगे तो नॉर्वे हो जाएगा, यानी कि 4-1। अब 4-1 यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। इसके बाद बात करें तो इंडोनेशिया और फिर रूस, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया और रूस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन डैश। ऑप्शन ए इसका विस्तार केवल अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन तक है। सेकंड, रोजवुड, महोगनी तथा आबनूस जैसे कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करना। ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलो बात कर लेते हैं। देखो जब बात आएगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन की, तो अक्सर ये आप पानी की मात्रा से याद रखना कि अक्सर ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अमेजन बेसिन जो आपकी है वो कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन तथा कांगो बेसिन है ना, वो दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया एवं न्यू गिनी के क्षेत्र तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर की बात करें वो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि बेसिन तक, है ना, तो वहाँ तक नहीं है। आपको वहाँ पर एक्सप्लेन पोर्शन में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक भी फैले हैं। इन्होंने कह दिया कि इसका विस्तार केवल अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन तक सीमित है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत हो गया। आई होप आंसर पता चल गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये स्थानीय पवन है और ये क्षेत्र है। ऑप्शन ए गिबली, इराक, बी बाइज, स्विट्जरलैंड, सी सामल, जावा एंड डी हबूब, मैक्सिको। अब इनको मिलान करना है। गिबली आपकी लीबिया में, जो स्थानीय पवन का नाम है, लीबिया में बोली जाती है। बाइज आपका गिबली लीबिया में, बाइज आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जो ये बाइज है ये स्विट्जरलैंड में। इसके बाद में सामल, ये आपका इराक में, तो सामल आपका इराक में, बाइज स्विट्जरलैंड में। हबूब की बात करें तो हबूब आपका सूडान में हो जाएगा, जबकि सूडान यहाँ नहीं है, ठीक है।
देखिए बट क्योंकि इन्होंने ये पूछा था कि कौन से युग में सही सुमेलित है, तो केवल आपका बी 22 ही सही सुमेलित है। ये तो मैंने ऐसे निशान आपको लगा दिया है, तो याद रखना कि 22 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और सभी के नाम अलग अलग दिए गए हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लो। हबूब की बात करेंगे तो ये मैक्सिको में नहीं, बल्कि ये आपका सूडान में बोली जाती है। जो इसका नाम है वो सूडान में हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी चीज़ें दी हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी अधिक ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो सामान्यतः चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं। ऑप्शन है पच्छाब कपासी बादल, सेकंड पच्छाब स्तरीय बादल, सी है पच्छाब बादल, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखो बात करें तो पच्छाब बादल रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी अधिक ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो सामान्यतः चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं। तो कौन से हो जाएंगे? पच्छाब बादल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए कहता है कि बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय सतह तापमान अरब के सागर की अपेक्षा अधिक है, अतः चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। कारण आर कहता है कि समुद्री सतह का तापमान और आर्द्रता चक्रवातों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कूट है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, एंड डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, देखो अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि वायुमंडल की परतों को ऊंचाई के अनुसार उनका सही आरोही क्रम है। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मीसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। सेकेंड में है आपका मीसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। थर्ड में है आपका थर्मोस्फियर, मीसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रांसफोस्फियर। डी कह रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमको इनकी परतों के ऊंचाई के अनुसार इनका सही आरोही क्रम बताना है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर आरोही क्रम के इनकी, तो ट्रोपोस्फियर हम जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, मध्य अक्षांश पर 3 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। इसके बाद में आएगा आपका ट्रोपोस्फियर के बाद में आएगा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के बाद में आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है आपका मीसोस्फियर, फिर आपका आता है थर्मोस्फियर। तो इस तरीके से अगर बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं, सूची का क्वेश्चन दे दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। देखो ये है तो आपके ये करंट के क्वेश्चन है ना, लेकिन इनको नामकरण किया जाता है और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट सीरीज में आप यही चीज़ें सीखते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, आयोग क्या सोच के कैसे बना सकता है। ठीक है, तो इनको वैसे तो मैं सोच रही थी कि छोड़ देंगे, बट इनको इसलिए नहीं पढ़ लेना है कि मुझे इनका नाम याद करना है। इनका है कि नामकरण करने वाले देश कौन से हैं, तो कैसे इन्होंने क्या सोच के किया होगा वो थोड़ा सा रहता है। चक्रवात मोचा की बात करें तो ये आपका यमन ने इसका नामकरण किया। ठीक है, चक्रवात मोचा की। चक्रवात मिचोंग की बात करें तो चक्रवात मिचोंग आपका म्यांमार हो गया। और बिपरजॉय की बात की जाए तो ये आपका बांग्लादेश हो गया। बिपरजॉय थोड़ा सा आपका आइडिया लगता है बांग्लादेशी, वो मतलब आवाज़ थोड़ी सी रहती है ना, वहाँ की बोली भाषा अलग रहती है। चक्रवात ह्यूमन की बात करें तो ये ईरान हो गया। तो हमें ये समझना, हमें इसका नाम तुरंत एग्जैक्ट नहीं याद रखना है ना, क्योंकि करंट में थे और अभी करंट थोड़ा सा बदलेगा। तो उस तरीके से आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से सही हो जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरओ को एनालाइज कर लेना। जिनको लगता है इस समय आंख बंद करके सो रहे हैं कि आरओ जब आएगा तो करंट की टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, हो जाएगा। आप अपनी तैयारी अभी करिए, खूब करिए दम लगा के। जब आता है तो थोड़ा सा वहाँ पे लोड भी रहता है और टेंशन भी होती है, एंजाइटी भी होती है, तो कई बार चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। अगर समय मिला तो उसका यूज़ कर लो, बाकी भविष्य आपका, फैसला आपका। आपको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है या तैयारी करनी है ना। मैं सिर्फ बता रही हूँ, बाकी सारे फैसले आपके अपने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2 कथन का क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि क्षोभ मंडल को परिवर्तित मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। कारण आर कह रहा है कि इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। देखिए तो यहाँ पर कोड दिया गया है, कह रहे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की। देखो बात करें क्वेश्चन की
तो अभिकथन ए तो हमारा सही है कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, लेकिन कारण आर गलत है। इन्होंने कहा कि इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। ये लाइन है ये बहुत कंफ्यूज करती है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और गलत भी होते हैं, है ना, क्योंकि ये तुरंत कह देते हैं कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है या तापमान बढ़ता है। हमें भी लगता है कि मैं भी बढ़ता होगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल एवं गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुगंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। यह पृथ्वी की वायुमंडल का सबसे घना भाग है। तापमान में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता भी है और घटता भी है, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, अल्बेडो कुल और विकिरण से परिवर्तित विसरित सौर विकिरण की गणना है। बी सेकंड ऑप्शन, शुष्क बालू का अल्बेडो कम और घास स्थल का सर्वाधिक होता है। तो कूट दिया गया ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अल्बेडो या अल्बीडो का मतलब क्या होता है, ये कई बार आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो अल्बीडो जो सूर्य से हमें पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें से किस मात्रा में कितनी ऊर्जा रुकती है और कितनी वहां से परावर्तित हो जाती है, इसका कॉन्सेप्ट है अल्बीडो, ठीक है। उसी को अल्बीडो कहते हैं। देखो, अल्बीडो कुल सौर विकिरण से परावर्तित विसरित सौर विकिरण की घटना है। कुछ वस्तु जो सफ़ेद दिखाई देती हैं, देखो गर्मियों में हम लोग व्हाइट कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं ना, पसंद करते हैं, वो एक अलग कारण है। इसलिए भी ज़्यादा लोग पहनते हैं ताकि धूप की जो किरणें हैं वो कम लगें। धूप आपको व्हाइट कपड़े में कम लगती है। इसी की जगह आप कभी भरी धूप में ब्लैक कपड़ा पहन के देखना, उसमें सूर्य की जो किरणें आती वो ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वापस कम जाती हैं। यही कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा समझो अल्बीडो का। अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करती है कौन, सफ़ेद दिखाई देने वाली चीज़ें, ठीक है, वस्तुएं। और इसमें एक उच्च अल्बीडो होता है, जबकि कुछ वस्तुएं जो काली दिखती हैं कम अल्बीडो का संकेत है। शुष्क बालू का अल्बीडो सर्वाधिक और घास स्थल का कम होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी आपका गलत है क्योंकि शुष्क बालू का अल्बीडो कम नहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का है। अभिकथन ए कहता है कि सूर्य तप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर कम होता है। सेकंड कारण कह रहा कि सौरिक विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे सूर्य तप कहते हैं, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। देखो बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि सूर्य तप के बारे में जो कथन दिया गया ए सही है और उसका कारण भी आर सही है ना। सूर्य तप जो है सौरिक विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे सूर्य तप कहते हैं, जो सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। अब सभी स्थानों पर एक समान ना होने का कारण कि सूर्य की किरणें कहीं तिरछी पड़ती है कहीं सीधी पड़ती हैं, है ना। तो ये उनका एक मोटा मोटा कारण होता है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछा पड़ना सूर्य तप को कम और ज्यादा करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। ऑप्शन है क्यूराइल धारा, सेकंड सुसीमा धारा, सी हम्बोल्ट धारा एंड डी कैलिफोर्निया की धारा। ये भी क्वेश्चन खूब आते हैं, आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि टेस्ट सीरीज में ऐसे बनाया गया है, फाइनल पेपर में भी खूब आते हैं। महासागरीय धारा समुद्री जल की एक क्षैतिज गति है जो पृथ्वी के आवर्तन, तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब से उत्पन्न होती है। सुसीमा धारा प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है और अन्य जो धाराएं हैं इस क्वेश्चन में वो सभी धाराएं ठंडी जल धारा हैं। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सुसीमा धारा गर्म जल धारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि अवसादी चट्टानें। ऑप्शन है ये चट्टानें जीवाश्म एवं रवे रहित होती हैं। सेकंड स्तरीय चट्टान भी कहते हैं। थर्ड दामोदर एवं गोदावरी नदी बेसिनों में स्थित अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। एंड फोर रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अवसादी चट्टानों के बारे में पूछा गया है। तो कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य। अब क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन ए फर्स्ट और फोर, बी सेकेंड और थर्ड, सी सेकेंड और फोर एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। भूपटल निर्माण करने वाले पदार्थों को चट्टान कहते हैं। चट्टानें मुख्यतः आपकी खनिजों के संयोग से बनती है। अवसादी चट्टानों में जो जीव जंतुओं तथा वनस्पति के जीवाश्म मिलते हैं यह चट्टानें रवे रहित होती हैं। दामोदर एवं गोदावरी नदी बेसिनों में स्थित
अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है और अवसादी चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। आंसर की बात करें, इन्होंने कहा कि असत्य कथन है, तो फर्स्ट और 4 आपका यहाँ पर असत्य है। इन्होंने कहा यहाँ पर यह असत्य क्यों हुआ, क्योंकि रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है, पड़ता है। फर्स्ट इन्होंने कहा कि ये चट्टानें जीवाश्म एवं रवे रहित होती हैं, तो ऐसा नहीं है, इनमें भी जीवाश्म पाया जाता है, इसीलिए फर्स्ट और 4 आपका असत्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन है डायराइट, बी गैब्रो, सी नीस एंड डी ग्रेनाइट, है ना। तो अगर बात करें यहाँ पर ताप तथा दबाव अथवा इन दोनों के प्रभाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों की काया का रूप एवं उनके सामान्य लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इन चट्टानों को रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की संज्ञा दी जाती है। डायराइट, गैब्रो और ग्रेनाइट अवसादी चट्टान है। नीस आपकी उच्च तापमान और दबाव के तहत ग्रेनाइट में परिवर्तन होने से बनने वाली एक रूपांतरित चट्टान है। तो नीस आपकी जो है ये आपकी रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि सील्ड ज्वालामुखी है। ऑप्शन है, इसका निर्माण मुख्यतः कम श्यानता वाले बेसाल्टिक लावा से होता है। सेकंड, ये सामान्यतः अधिक विस्फोटक होते हैं। थर्ड, अपसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। एंड 4, एटा इले इथोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय सील्ड ज्वालामुखी है। कह रहे उपरोक्त में से गलत कथन का चयन करें। जितने गलत है वो तो चलो पता चल जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर से, लेकिन जो सही है वो भी आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन है केवल थर्ड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल 4 एंड डी केवल सेकंड। मैं जोर इसलिए आपको ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि पीसीएस का भी देखो तो मुझे ज़्यादातर उसमें ऐसे फैक्ट मिलते हैं, अगर वो फैक्ट पता है तो क्वेश्चन निकल पाता है। इसमें फैक्ट खूब पूछे जाते हैं भर भर के, इसीलिए। तो देखो सील्ड ज्वालामुखी ये सामान्यतः कम विस्फोटक होते हैं और इनका निर्माण मुख्यतः कम श्यानता वाले बेसाल्टिक लावा से होता है। अपसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाने वाले एटा इले इथोपिया में स्थित अफार क्षेत्र में एक सक्रिय सील्ड ज्वालामुखी है। इन्होंने कहा कि गलत कथन का चयन करें, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत कथन केवल है। इन्होंने बोला कि ये सामान्यतः अधिक विस्फोटक होते हैं, तो ये कम विस्फोटक होते हैं, है ना। यही ऑप्शन आपका गलत, बाकी सभी सही है। चूंकि इन्होंने गलत कथन का चयन करने बोला था तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को जो ये फैक्ट दिए गए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। सूची फर्स्ट में प्रमुख ज्वालामुखी है, सूची सेकंड में उसके देश है। ऑप्शन है विलारिका पापुआ न्यू गिनी, बी माउंट उलावन इंडोनेशिया, सी किलाउआ चिली एंड डी मेरापी हवाई द्वीप। अब हमें मिलान करना है। विलारिका की बात करें तो विलारिका आपका चिली में है, ना कि न्यू पापुआ गिनी में, तो ये हो जाएगा आपका चिली में। माउंट उलावन की बात करें, माउंट उलावन आपका पापुआ न्यू गिनी में है। मेरापी तो आपको पता है इंडोनेशिया हो जाएगा, और किलाउआ की बात करें तो हवाई द्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर मिलान करें कूट अगर हम, तो A3 है ना, B1 माउंट उलावन पापुआ न्यू गिनी, C4 एंड D2, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के लंबवत होती है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। सी, भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र जोन 1 से लेकर जोन 5 तक है। एंड डी उपरोक्त सभी। अब असत्य कथनों का चयन करना, क्या सभी असत्य कथन है, तो चलो देखते हैं। जिस बिंदु पर भूकंपीय तरंग सर्वप्रथम पहुंचते उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, है ना। दूसरी बात, और जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के ठीक लंबवत होती है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। भारत में भूकंप प्रवण क्षेत्रों को जोन 2 से जोन 5 तक रखा गया, वर्गीकृत किया गया। इन्होंने यहाँ पर जोन 1 बताया। ठीक है, जोन 1 भूकंप के प्रति सबसे कम संवेदनशील है। तो सी ऑप्शन है कि इन्होंने बोला कि कौन सा इसमें से असत्य कथन है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है। ऑप्शन है महाद्वीप ढाल, बी महासागरीय गर्त, सी गंभीर सागरीय मैदान एंड डी महाद्वीपीय शिल्प। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कह रहे हैं कि कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत होता है। आंसर की बात करें तो महाद्वीपीय शिल्प प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत क्षेत्र है और यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है। इसके ढाल
1 डिग्री या उससे कम होता है। इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है तथा गहराई 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत होते हैं। तो बात करें तो महाद्वीपीय शेल्फ वो जगह है जहाँ पर जीवाश्म ईंधनों का स्रोत जो होता है वो रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित वनीय बायोम में से किस एक में प्राणियों को आहार के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता। ऑप्शन है मानसूनी वन बायोम, बी विश्वतीय वन बायोम, सी रूम सागरी वन बायोम या डी टैगा वन बायोम। तो बात करें अगर यहाँ पर हम तो विश्वतीय वन बायोम का विस्तार सामान्यतः 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। याद रखना ये क्या बोल रहे हैं, विश्वतीय वन बायोम है ना, 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान के कारण वहां पर सदाबहारी वर्षावन पाए जाते हैं और इस बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। यहाँ पर वनस्पतियों में वर्ष भर वृद्धि होती रहती है क्योंकि बारिश होती है, ह्यूमस बनता है ना, और धूप भी तेज होती है। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर पेड़ पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, अतः आहार की पूर्ति साल भर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप प्राणियों को प्रवास नहीं करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा विश्वतीय वन बायोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का है। कह रहे नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। कारण आर कह रहा है कि उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है। तो नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। उच्च अक्षांश में स्थित होने के कारण, ये याद रखना है ना, उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। तो क्या ये सही कारण है? इसको हम समझते हैं। ये हमारा कोड दिया गया है, कोड आपको पता ही है कि ए तथा आर दोनों सही हैं। ऑप्शन ए बी सी वो पता रहता है। हम बात कर लेते हैं पहले कि अभिकथन ए हमारा तो सही है परंतु कारण आर गलत है। कारण क्या कह रहे हैं कि उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कोड से उत्तर चयन करना है। ठीक है, समुद्री जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा को लवणता कहते हैं और महासागरीय लवणता वाष्पीकरण वर्षा व नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल, पवन तथा महासागरीय धाराओं द्वारा नियंत्रित होती है। लवणता के वितरण की प्रकृति असमान है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल उत्तरी सागर में लवणता में वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी अगलोहास धारा हिंद महासागर, सी हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर एंड डी ब्राजील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर। देखिए धाराओं के क्वेश्चन आते हैं, इसके पहले गर्म धारा ठंडी धारा वो पूछते हैं ना, कभी कभी नाम पूछ लेते कि पेरोवियन धारा गर्म धारा है ठंडी धारा है ना। तो इस तरीके से इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया हम्बोल्ट की धारा आपकी दक्षिण प्रशांत की एक ठंडी धारा है तथा पेरू के समीप इसे पेरू की ठंडी धारा भी कहते हैं। आंसर की बात करें कि कौन सही सुमेलित नहीं है तो सी आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि हम्बोल्ट की धारा दक्षिण प्रशांत की है, यहाँ पर उत्तरी प्रशांत दिया हुआ है ना। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। ऑप्शन है सौर विकिरण से, बी पार्थिव विकिरण से, सी परावर्तित सौर विकिरण से या डी प्रकीर्णित और सौर विकिरण से। अब देखो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन कर देते हैं। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो कन्फ्यूजन कोई नहीं होगी, लेकिन नहीं याद है तो कई बार हमें सौर विकिरण या पार्थिव विकिरण से ही कन्फ्यूजन हो जाती है। पृथ्वी की सतह लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा गर्म होती है तथा पृथ्वी स्वयं गर्म होने के उपरांत दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा को विकिरण करने लगती है, यानी कि बाहर निकालने लगती है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर पार्थिव विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सब्दा मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल एंड डी मध्य मंडल। अभी हमने इसके पहले बात की थी मंडल के बारे में, ट्रोपोस्फियर है ना, उस तरीके से। तो बात करें कि जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। इस मंडल में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन भी इसी मंडल में होता है और इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है। ऑप्शन है सौर विकिरण ऊर्जा की अवशोषित मात्रा, बी पार्थिव विकिरण द्वारा उत्सर्जित मात्रा, सी सौर विकिरण ऊर्जा की परावर्तित मात्रा या डी पार्थिव विकिरण द्वारा अवशोषित मात्रा, है ना। तो अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था, वो थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता था।
तो देखो, पृथ्वी ना तो ऊर्जा संचित करती और ना ही ह्रास करती, यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। वायुमंडल से गुजरते समय सौर ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। सौर विकिरण की जितनी मात्रा परावर्तित हो जाती है उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। इट मीन्स कि जो वापस चली जाती है उसे एल्बिडो कहते हैं। तो आंसर की बात करें तो सौर विकिरण ऊर्जा की परावर्तित मात्रा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तापीय प्रतिलोमन के कारण है डैश। ऑप्शन है वायुमंडल में स्थिरता आती है, बी वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं, सी वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या डी ए और बी दोनों। तापीय प्रतिलोमिता की बात करें या प्रतिलोमन की बात करें तो देखो, ऐसी विपरीत तापीय दशा जिसमें वायु की ठंडी परतें नीचे तथा गर्म परतें ऊपर पाई जाती हैं तापीय प्रतिलोमन कहलाता है। और तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, जिस कारण वायु का उपरिमुखी संचालन स्थगित हो जाता है, जिससे वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आंसर की बात करें तो डी यानी कि वर्षा की संभावना कम हो जाती हैं वायुमंडल में स्थिरता आती है और वर्षा की संभावना कम हो जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन ए अस्वच्छांश, बी उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, सी डोलड्रम, या डी इनमें से कोई नहीं। देखो बात करें तो डोलड्रम अत्यधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध है। इसका विस्तार 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य होता है और इस कटिबंध में क्षैतिज धरातली पवनें नहीं चलती हैं, क्योंकि ये पवनें आपस में मिलकर गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और यही कारण कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर पवनें ही पाई जाती हैं। आंसर की बात करें तो डोलड्रम आपका आंसर हो जाएगा, जहाँ क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है यानी कि नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का है। कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। कारण आर कहता है कि सिजकी की स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का चयन करके सही उत्तर बताएं। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि क्या सही होना चाहिए इसका। देखो अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। सिजकी की स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो निम्न ज्वार का अनुभव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए पर्वत पदीय पठार एक और उच्च पर्वतों से तो दूसरी ओर सागर या मैदान से घिरे होते हैं। सेकेंड, ब्राजील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वत पदीय पठार के प्रमुख उदाहरण है। उपरोक्त में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। चलो बात कर लेते हैं। देखिए तो आंसर की बात करें यहाँ पर पर्वत पदीय पठार एक और उच्च पर्वतों से तथा दूसरी ओर सागर या मैदानों से घिरे होते हैं। और देखो अर्जेंटीना में जो पेंटागोनिया का पठार है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पठार आपका पर्वत पदीय पठार के उदाहरण है। ब्राजील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। तो आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवल सेकेंड आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये याद रखना क्योंकि यहाँ पर सही नहीं पूछा था, उपरोक्त में से असत्य कथन है तो सेकेंड असत्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्राजील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वत पदीय पठार के प्रमुख उदाहरण है, जबकि ये महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। हमने बताया अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन का पठार आपके पर्वत पदीय पठार के उदाहरण है, ना कि ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कन्फ्यूजन खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में जल संधि है, सूची सेकंड में उनकी अवस्थिति है। ऑप्शन है सोया पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, बी सुगारू जापान सागर एवं ओखोत्सक सागर, सी फार्मोसा फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, एंड डी हॉर्मुज जापान सागर एवं प्रशांत महासागर। अब हमें इनको मिलान करना है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा नहीं। देखो जल संधि की बात करें तो सोया आपका जापान सागर एवं ओखोत्सक सागर में पड़ता है ना, मतलब ये जल संधि है, तो ए सेकंड हो जाएगा। सुगारू की बात करें तो जापान सागर एवं प्रशांत महासागर। ठीक है,
तो ये आपका जापान सागर एवं प्रशांत महासागर यानी कि B4 हो जाएगा। हॉर्मोज की बात करें तो ये आपका फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी। एंड फार्मोसा आपका हो जाएगा पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, इस तरीके से मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए सेकेंड, अब ए सेकेंड 2 जगह आ रहा है, B4 है ना, A सेकेंड B4, तो सी ऑप्शन इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन है मरुस्थल दिए हैं और विशेषताएं दी हैं। ऑप्शन है गोबी, एशिया स्थित एक ठंडा मरुस्थल। बी नूबियन, सहारा मरुस्थल के पश्चिम में स्थित। सी अटाकामा, विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार। एंड डी कालाहारी, बुशमैन जनजाति का निवास स्थल। अब देखो मरुस्थल हो या इस तरीके से पहाड़ पठार हो, उसमें केवल वो यही नहीं पूछते कि ये आपका ठंडा है या शुष्क मरुस्थल है, वो देखो वहाँ पे जनजातियों भी पूछ लेते हैं। गोबी मरुस्थल आपका चीन और मंगोलिया में स्थित है, सभी को पता है कि ये आपका चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। नूबियन मरुस्थल सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में है। अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है ना, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है। कालाहारी बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गलत कौन सा, तो बी नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल को बोला गया है दुनिया के ठंडे रेगिस्तान, लेकिन इन्होंने मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में नदियां हैं, सूची सेकंड में देश है। ऑप्शन है ओब म्यांमार, बी हडसन कोलंबिया, सी इरावदी संयुक्त राज्य अमेरिका, एंड डी ओरिनिको रूस। अब कुछ नदियां तो आपको इसमें 2-3 तो आती ही होंगी, आई एम श्योर। अगर पहली बार कोई देख रहा नया व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने मिलान करने के लिए बोला था। ओब आपकी जो नदी है वो आपके रूस में पड़ती है, ठीक है। हडसन की बात करें तो हडसन नदी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। इरावदी की बात करें तो यह आपके म्यांमार में, क्योंकि इसमें इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, इससे इसको याद रखना आसान होता है। और ओरिनाको की बात करें तो ये आपकी कोलंबिया में मतलब बहती है नदी। तो इस तरीके से मिलान करेंगे अगर हम यहाँ पर ओब A4 तुरंत देख लेंगे, A4 2 जगह है, हडसन B3, तो A4 और B3। अब यहाँ पर ये मिलान आ रहा है, तो आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा फट से निकल आएगा, यानी कि हम पहुँच गए अपने आंसर के पास। तो इस तरीके से 31 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया। जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है वो @resource UPPSC आप सर्च कर लो टेलीग्राम और प्लस यूट्यूब पर रिसोर्स UPPSC, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो। और मैं टेलीग्राम इसलिए बोल रही हूँ, ये मत सोचना टेलीग्राम से भी पैसे मिलते होंगे क्या, ऐसा काफ़ी चीज़ें चलती रहती है। नहीं, टेलीग्राम से एक पैसा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता। बस उसमें फ़ायदा आपका ये रहता है कि टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन तो भेजती हूँ जो भी है, बट आंसर PDF में भेज देती हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को पहली बात तो पढ़ के मिलान कर सकते हो। इन केस मुझसे किसी तरीके से, क्योंकि ह्यूमन एरर होने के चांस रहते हैं, अगर कोई एरर होगी तो आप अच्छे से उसको आंसर पढ़ सकते हो और बता भी सकते हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं आते, और मेरे तो वैसे भी नहीं आ रहे, नया चैनल है अभी, सब्सक्राइबर ही नहीं कंप्लीट हुए उस तरीके से, या जो भी क्राइटेरिया रहते, तो मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं क्रमशः। ऑप्शन है ऑक्सीजन, लौ, एल्यूमिनियम, बी लौ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, या डी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में पूछा है। बहुत बेसिक है, NCERT से भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन। तो देखो बात करें तो पृथ्वी के संपूर्ण भूपर्पटी का जो लगभग 98% भाग है वो 8 तत्वों से, ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लौ अयस्क, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है, ठीक है। आंसर की बात करें तो आपका देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, सब ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा से बात हो रही है ना, वरना सारे आपको कुछ सारे मैच कर रहे हैं, आपने इसी को बताया ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ती मात्रा के हिसाब से देखेंगे, ये चीज़ें आपकी मात्रा 8 चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें से ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर का सी आंसर सही हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है गैब्रो, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, या डी पेग्माटाइट।
अग्नि अवसादी ये तो पढ़ते रहते हैं ना। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल पर जमकर ठंडा होने के पश्चात आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो आंसर की बात करें, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो, पिच स्टोन, म्यूनिस इत्यादि। जबकि संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है जो अवसादी शैल, चूना पत्थर के रूपांतरण से बनती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का। 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गया कोड से सही आंसर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत है, सूची सेकंड में देश है। आपको पता है ये पर्वत खूब क्वेश्चन आते हैं बन करके, है ना। माउंट आल्प्स तो आपका आया ही था अभी ये समीक्षा अधिकारी में, है ना। एटलस फेमस है, किलिमंजारो फेमस है, बहुत सारे पर्वत हैं, 1-2 नहीं है। तो उस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। समीक्षा अधिकारी में आपने देखा ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से आई थे, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, अगर आपको सच में ऐसे करना है कि नहीं मेरे और पोर्शन कमज़ोर है और अगर ये मेरे सही रहे तो मेरा निकल जाएगा, तो आप ये 3 से 4 ही कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन ए माउंट टिटिलिस कैलिफोर्निया, बी दक्षिणी आल्प्स मोरक्को, सी व्हाइट पर्वत न्यूजीलैंड एंड डी एटलस स्विट्जरलैंड। अब हमको मिलान करना है। माउंट टिटिलिस की बात करें तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है स्थित है, ठीक है, A4। अगर दक्षिणी आल्प्स की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में है। व्हाइट पर्वत की बात की जाए तो ये आपका कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है और एटलस की बात करें तो मोरक्को में। तो आंसर की बात करें तो इस तरीके से अगर मिलान करें A4 तो A4 आपको 2 जगह मिल रहा है, ठीक है। A4 2 ऑप्शन में है, लेकिन B3 तो B3 यहाँ नहीं है, सीधा D ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वातावरणों के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है। ऑप्शन ए वर्षा स्तरीय मेघ, बी कपासी वर्षा मेघ, सी स्तरीय कपासी मेघ एंड डी पच्छाव स्तरीय मेघ। तो आंसर की बात करें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। इन मेघों में तेज बौछार पड़ती है। उपल वृष्टि या ओलावृष्टि तथा प्रबल झंझावात इनके अन्य लक्षण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत वातावरण के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। तो आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा कपासी वर्षा मेघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कह रहे हैं कौन सी एक भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वर्ष भर उच्च तापमान, बी नगण्य वार्षिक तापांतर, सी शीत ऋतु की उपस्थिति एंड डी समयानी प्रकार की वर्षा। इसमें नहीं है ये बताना है वो नहीं बताना। देखिए बात करें भूमध्य रेखीय जलवायु की तो विषुवत रेखा 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में विस्तृत है। कौन? भूमध्य रेखीय जलवायु। इसकी विशेषता निम्न है, वर्ष भर उच्च तापमान रहेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन है तो यहाँ पर सही हो गया। उच्च वर्षा होगी, इसके बाद में मूसलाधार एवं समयानी वर्षा होगी, समयानी प्रकार की वर्षा, तो ये भी सही है। शांत ऋतु का ना पाया जाना, है ना, यहाँ पर शांत ऋतु नहीं पाई जाती है। इसके बाद में वार्षिक तापांतर नगण्य, यहाँ पे बोला है कि नगण्य वार्षिक तापांतर। तो इस तरीके से आंसर की बात करें सी शीत ऋतु की उपस्थिति, जबकि वहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा कि ये इसकी जलवायु की विशेषता नहीं है, ठीक है। आई होप कि मैं चीज़ों को समझा पाई, मैंने आपको बता दिया वहाँ पर क्या पाया जाता मैंने बता दिया, जो नहीं पाया जाता वो आंसर में आपको मिल जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है जॉर्डन, बी कनाडा, सी कुवैत एंड डी लेबनान। चलो इसको देख लेते हैं। देखिए सेब घाटी की बात करें तो लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसकी राजधानी बेरूत है और सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी पूर्वी लेबनान में स्थित है। अभी मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया था कि लेबनान शहर में नए राष्ट्रपति चुने गए। लेबनान शहर क्या, लेबनान जो देश है आपका, वहाँ पे नए जो क्या नाम है राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट कर लोगे तो याद रहेगा, है ना। राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेबनान में स्थित बेका घाटी विश्व प्रसिद्ध सेब के उत्पादन के लिए है। तो आंसर आपको यहाँ पर इसका भी मिल गया, उसका भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए कहता है कि एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु में समान होते हैं। कारण आर कहता है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं।
अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। उसका कारण क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, इसलिए पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु में अंतर हो सकता है। इन्होंने तुरंत ही कह दिया कि जलवायु समान होती, ऐसा नहीं है, अंतर हो सकता है क्योंकि उनकी अवस्थिति की ऊंचाई में भिन्नता हो सकती है। जैसे आगरा और दार्जिलिंग, देखो ये एग्जाम्पल कितना बढ़िया, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही है, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आगरा और दार्जिलिंग का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए, ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। सेकंड, भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो कूट दिया है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। आंसर की बात करें क्वेश्चन कह रहा पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में बताना है कौन से मतलब कथन सही है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है और शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए केवल इसमें सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है? ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड से, या डी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड से। तो अपने परिक्रमा पथ में जो पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि अपनी धुरी पर पृथ्वी 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो आंसर की बात करें तो 20 हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कनारी जलधारा, बी गल्फ स्ट्रीम, सी इरमिंजर जलधारा, या डी लेब्राडोर जलधारा। जलधाराओं के देखो इसी टेस्ट सीरीज में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। यह गर्म धारा अति न्यू तापीय प्रदेशों में बर्फ को पिघलाकर वर्ष भर जलमार्ग उपलब्ध कराती है तथा एक सुखद जलवायु प्रदान करती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको से उत्पन्न होने के कारण इसे गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। तो आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वह भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। ऑप्शन है कोलंबस, बी होमर, सी हेरोडोटस, या डी वेरेनियस। तो बात करें अगर तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने नील नदी का वर्णन करते हुए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हेरोडोटस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसेक कुल झील अवस्थित है। ऑप्शन है रूस, बी कजाकिस्तान, सी कंबोडिया, या डी किर्गिस्तान। बात करें अगर इसेक कुल झील की तो ये किर्गिस्तान में अवस्थित है। यह एक खारे पानी की झील है और यह एक रामसर स्थल भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका किर्गिस्तान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कथन और कारण का है। अभिकथन ए है, कह रहे नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है कि भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। कारण आर कहता है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, फिलहाल तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, लेकिन क्यों सही है बताते हैं। तो इसका कथन ये सही है, यही बात सही है कि भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं होते, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति यानी कि वहां पर नहीं पाई जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, फिर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करमेडिक गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, बी सुंडा गर्त हिंद महासागर, सी प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर, एंड डी यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर। बात करें हम यहाँ पर तो जो कार्मेडिक गर्त है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अन्य सभी हमारे सही सुमेलित हैं। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, ये इस उत्तरी जगह दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए ही है, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर,
बी आइनोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर या डी एक्सोस्फीयर। इनको इस तरीके से, जो ये इंग्लिश नाम एक तरीके से, तो ये भी याद रखना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसमें भी याद रखना है। दोनों में याद रखने से फायदा ये है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो भी टैकल कर ले जाओगे, और उसमें आता है तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखिए, बात करें तो पैटरसन ने वायुमंडल को 5 भागों में बांटा। सबसे ऊपरी मंडल एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल है। इस मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। इसमें वायु अत्यंत विरल होती है, यानी बहुत कम चलती है, तथा ऊपर धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक्सोस्फीयर, ठीक है, यानी कि बहिर्मंडल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। कारण आर कहता है कि कृष्ण छिद्र पर यानी ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए, अभिकथन ए असत्य है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व जिसे दूरबीन से भी प्रत्यक्षता देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण, यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी नहीं निकलने देता। अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार से लगाया जाता है। तो आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन है कि ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्रों में, बी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, सी समुद्री क्षेत्रों में या डी मैदानी क्षेत्रों में। बात करें यहाँ पर तो एरिडोसोल रेगिस्तानी प्रदेशों की लवड़ी व क्षारीय मिट्टी है। इसमें ह्यूमस एवं जल का अभाव होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है डेविस द्वारा, बी पेंक द्वारा, सी वेबर द्वारा या डी डेली द्वारा। बात करें तो जर्मन अर्थशास्त्री हैं अल्फ्रेड वेबर द्वारा 1909 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक में औद्योगिक अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा वेबर द्वारा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति डैश डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। ऑप्शन है 32 मीटर, बी 320 मीटर, सी 37 मीटर या डी 370 मीटर। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है। आंसर की बात करें तो 32 मीटर से अंदर अब जब जाएंगे 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलो देखिए, मैंने सोचा था कि इस टेस्ट सीरीज के 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ताकि 3 पार्ट में टेस्ट सीरीज हो जाए, प्लस आपको बोरिंग भी ना लगे। क्योंकि जो लास्ट टेस्ट सीरीज लेकिन हमने जो अपलोड की उसमें से मुझे लग रहा 10 या 12 क्वेश्चन रह गए थे, तो मैं उन्हें भी शामिल करूंगी। तो मैं इसके थोड़े बढ़ा देती हूँ और उसको लास्ट में शामिल कर लूँगी, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ूंगी नहीं। तो इसलिए हम इसको 55 तक कर लेते हैं और 3 पार्ट में हम टेस्ट सीरीज को अपलोड करेंगे ताकि ना आप बोर हों और ना ही मैं आपको पढ़ाने में ऐसा ना लगे कि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो कितना पढ़े। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल 3 मिनट 2 मिनट दे के छोड़ देते हैं, है ना। हालांकि इससे उनका ही नुकसान है, मेरा तो कोई नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश। ऑप्शन है सोमालिया, बी इथोपिया, सी एरिट्रिया या डी जिबूती। तो देखिए, हॉर्न और अफ्रीका में स्थित जो सबसे छोटा देश है वो आपका वहां पर है जिबूती। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में है। सेकेंड, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम जबकि महाद्वीपों के नीचे ज्यादा है। कूट दिया। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो पृथ्वी के कोर का विस्तार सतह के नीचे 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। इसको बाह्य तथा आंतरिक कोर में बांटा जाता है। बाह्य कोर तरल अवस्था में तथा आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। फर्स्ट आपका यहाँ पर असत्य है, सेकेंड आपका यहाँ पर सत्य है, ठीक है। वैसे सबको वही पता है बट फिर भी मैं बताती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आंसर बताने से सही गलत का भी तो फर्क पता चलेगा, वरना क्वेश्चन तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता है, जो नए व्यक्ति हैं उनको नहीं पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। अब यहाँ पर भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑप्शन है वायुमंडलीय अस्थिरता, बी विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र, सी वायुमंडलीय स्थिरता एंड डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
अब देखो इन्होंने दो बोला, वायुमंडलीय स्थिरता या वायुमंडलीय अस्थिरता, है ना, तो ध्यान देना। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिनमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। वायु राशि की उत्पत्ति के लिए एक विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला पूर्णतः स्थलीय या पूर्णतः सागरीय क्षेत्र होना आवश्यक है, जहाँ पर विशाल मात्रा में वायु उतरती हो। उत्पत्ति क्षेत्र पर वायुमंडलीय दिशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए ताकि वायु राशि धरातलीय विशेषताओं को आत्मसात कर सके। आंसर की बात करें तो उन्होंने कहा था कि कौन सी शर्त नहीं, तो यहाँ पर वायुमंडलीय अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि माउंट हकाका बुराजी किस देश की सर्वोच्च चोटी? ऑप्शन है लाओस, बी कंबोडिया, सी म्यांमार एंड डी मलेशिया। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, म्यांमार के उत्तरी भाग में स्थित माउंट हकाका बुराजी 5881 मीटर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ की है? तो ये आपकी म्यांमार की चोटी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? ऑप्शन है पिग्मी, बी तुआरेग, सी बुशमैन या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। बुशमैन काला आरी मरुस्थल में पाए जाते हैं तथा पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कांगो बेसिन है। तो आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा तुआरेग। ठीक है, अब हम इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और पूरा वीडियो देखो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। आधा अधूरा वीडियो देखने से ना आपका कुछ समझ में आएगा और शायद चीज़ें क्लियर भी नहीं होंगी, है ना। चलो तो फिर मिलते हैं, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए थैंक यू।